नमस्ते दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट के पास, जिस भी व्यक्ति के पास उत्साह हो, ऊर्जा हो, व जोश हो, किसी भी असंभव को संभव में बदल सकता है। इसलिए अपने उत्साह, ऊर्जा व जोश को बनाए रखें, जिससे कि जो भी आपने अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने में आप लोग सफल हो सके। इसलिए यूपीएससी का पीटी आने वाला है, तो अपने उत्साह को कम ना होने दे, अपने एनर्जी को कम ना होने दे, ठीक है, जोश को कम ना होने दे, जिससे कि आपको तैयारी करने में और ज्यादा हिम्मत मिल सके। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 30 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें, इस वीडियो के लास्ट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ सिंगल वर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, खासकर पीटी में। ठीक है, तो लोकेशन ध्यान रखिएगा, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, वियतनाम के सराउंडिंग कंट्रीज हो, ठीक है, या फिर आसियान के जितने मेंबर्स हैं उसी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस आज के वीडियो में होगा। ठीक है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देख लेते हैं, आज हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है, मानव व कुत्ते का रिश्ता जो होता है वो कहीं बहुत बेहतर होता है तो कहीं बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण भी होता है। इसी की बात इस आर्टिकल में की जा रही है कि कुत्ते के काटने, पीछा करने या मार डालने की सुर्खियां बटोरने वाली घटनाएं सभी मानव और कुत्ते के संबंध के बारे में बातचीत करते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जब सड़क पे दौड़ते हैं तो कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। ठीक है, तो मनुष्यों द्वारा कुत्तों पर दुर्व्यवहार भी किया जाता है। तो बहुत से पहलू हैं इसमें, मुख्यतः इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि सड़क पर रहने वाले कुत्तों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता का क्या कारण है। ठीक है, जैसे कि पशु की प्रवृत्ति हो गया, तो को झुंड बनाने और लोगों पर हमला करने से रोकने के लिए केवल नपुंसकीकरण और टीकाकरण ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है लगातार देखा जाता है कि सड़कों पे खासकर देसी कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके द्वारा हमले किए जाते हैं। बजट और बुनियादी ढांचे की कमी देखी जाती है, जिसके कारण जो है कुत्तों के लिए हम लोग वेलफेयर प्रोग्राम नहीं ला पाते हैं। उसके बाद जो विदेशी नस्लों के प्रति जो हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, जो विदेशी नस्ल के कुत्ते होते हैं उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए जो है वो देसी नस्लों के साथ खराब व्यवहार करने के लिए जिम्मेदार है। इससे पालतू जानवरों की दुकानों का व्यवसाय फूलता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023। ठीक है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि आवारा कुत्तों को पकड़ना, उनको टीकाकरण करना, उनकी नसबंदी करना, उन्हें वापस छोड़ देना आवश्यक है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से इसका मुख्यतः उद्देश्य है कि जो कुत्तों में क्रूरता होती है उसको समाप्त किया जा सके और कुत्तों की आबादी को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे और बातें कही जाती है कि जो लोग विदेशी नस्लों के कुत्तों को पालतू बनाना चाहते हैं, अगर स्ट्रीट डॉग्स को जो रोड पे सड़कों पे रहते हैं उनको थोड़ा बचपन से ही पालतू बनाया जाए, सही परिवेश में रखा जाएगा, तो वो विदेशी नस्ल के कुत्तों से ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि उनके पास जो रेसिस्टेंट पावर होता है वो ज्यादा होता है। हमारे जो पर्यावरण के अनुकूल रहने की क्षमता जो होती है वो देसी कुत्तों में ज्यादा होती है विदेशी कुत्तों की तुलना में। ठीक है, तो इस आर्टिकल में इन्हीं सभी चीजों को विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, इसमें मेनली कहा जा रहा है कि जो फिल्म्स बनाए जा रहे हैं भारत में, उनको चाहे वो बहरे लोग हों या फिर अंधे लोग हों, ठीक है, डीफ और डम्ब दोनों लोगों के लिए फिल्मों को एक्सेसिबल बनाने की बात की गई है। ठीक है, कि सुनने और दृष्टि बाधितों के लिए फिल्मों को सुलभ बनाने के लिए मानदंड अधिसूचित करे, इसका आदेश दिया गया है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा है। ठीक है, इसी में आया कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा कहा गया है कि श्रवण जो सुनने में सक्षम नहीं है और दृश्य विकलांग जो देखने में सक्षम नहीं है, उन व्यक्तियों के लिए सिनेमा हॉल में पहुंच सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, उनके आने जाने के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, उनसे संबंधित मानकों के लिए जो है मसौदा तैयार किया गया है, दिशा निर्देश तैयार किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो इस आर्टिकल में मेनली यही कहा जाता है कि जो भी अब फिल्में बनाई जाएगी उसके लिए, जैसे पठान को हाल ही में उस तरह से एक्सेसिबल बनाया गया था कि जिससे डीफ और डम्फ लोग इस फिल्म को अच्छा आसानी से समझ सके, देख सके, ठीक है, उनके भाव को समझ सके। उसी तरह से अब आने वाली सभी फिल्मों पर जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा
इस तरह के दिशा निर्देश लिए जा रहे हैं जिससे कि सभी फिल्मों को डिफ और डम, जो सुनने में सक्षम नहीं है या फिर देखने में सक्षम नहीं है, लोग फिल्मों को देखने में सक्षम हो सके, समझने में सक्षम हो सके। ठीक है, इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है जेम में ऑफर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। जेम का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जेम कार्य अनुबंधों की नीलामी के लिए केंद्र की मंजूरी लेगा। ठीक है, इसमें कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं, उसी की बात इस आर्टिकल में किया जा रहा है। जो वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जेम की बात की जा रही है। ठीक है, और इसी के लिए जो है केंद्र की मंजूरी लेने की योजना बनाई जा रही है ताकि निर्माण और निर्माण परियोजनाओं के लिए कार्य अनुबंधों को भी पारदर्शी निगरानी तंत्र के साथ प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिड यानी बोली लगाने में सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, जो प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लाए जाते हैं, उसको और ज्यादा बेहतर ट्रांसपेरेंट करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, जिसका उपयोग अब महत्वपूर्ण रक्षा खरीद, डिफेंस के लिए जो खरीद किए जाते हैं, उससे लेकर विमान किराए पर लेने और अभी जो चुनाव होने वाला है तो चुनाव से संबंधित सामग्री की छपाई जैसी सेवाएं भी जेम के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग डिस्कशन। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है ह्यूमन डॉग रिलेशनशिप के बारे में, कुत्ते और मानव के संबंधों के बारे में। लगातार जो है वो संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो सड़कों पे कुत्ते होते हैं, उनके द्वारा लगातार जो है लोगों पे हमला करने के बाद जो है इन दोनों के संबंध खराब होते जा रहे हैं। इससे क्या कारण है? तो कुत्ते के काटने, पीछा करने या मार डालने की सुर्खियां बटोरने वाली घटनाएं सभी मानव और कुत्ते के संबंध के बारे में बात की जा रही है। तो अक्सर बच्चों पर जिस पर सड़क के कुत्तों द्वारा हमला किया जाता है या मनुष्यों द्वारा कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो कुत्तों का खतरा या फिर आदमी का सबसे अच्छा दोस्त जैसी परिचित बातें इन चर्चाओं को जीवंत बनाती है। सही बात है, वो हमला भी करते हैं और सबसे पहला जो पालतू जानवर है मानव जाति का वो कुत्ता ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। मानव जाति में सबसे पहला जानवर को पालतू अगर बनाया था तो वो कुत्ता ही है। तो इसी के लिए जो है वो जनता और मीडिया इस पर लगातार ध्यान खींचती है। तो इसी के लिए अधिक जटिल और सूक्ष्म विवरण जो मानव कुत्ते संबंधों की सामाजिक पारिस्थितिकी जटिलता के प्रति निष्ठा रखते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसीलिए जो है इन दोनों के संबंधों को लगातार जो है नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ कारण बताया जाता है राइटर के द्वारा कि सड़क पर रहने वाले कुत्तों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता का क्या कारण है। तो पहला कारण यहाँ पे बताया जाता है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। वे अक्सर हिंसा भड़काने वाले होते हैं। सत्ता की मांग है कि दुश्मन की पहचान की जाए, ऐसे में वहां शांति से रहने वाले कुत्ते निशाना बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका कारण पहला जो है वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। दूसरा जो है वो पशु प्रवृत्ति। खतरा महसूस होने पर कुत्ते जो होते हैं वो आक्रामक हो जाते हैं। यदि उन्हें जबरन स्थानांतरित किया जाता है या वैन में जबरन डाल दिया जाता है तो वो ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, या उन्होंने दुर्व्यवहार या उपेक्षा देखी है तो भी जो है आक्रामक हो जाता है। अगर कुत्तों के सामने कोई दुर्व्यवहार होता है, ठीक है, या फिर कहीं बम फोड़ दिया गया या फिर किसी पे हमला कर दिया गया, तो कुत्ते जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं और जल्दी आक्रामक हो जाते हैं। इसी में तीसरा कारण बताया जा रहा है कि नियमों का कार्यान्वयन 2001 के नियम विफल हो गए क्योंकि कार्यक्रम को टुकड़ों में लागू किया गया था, जिससे कुत्तों की आबादी बढ़ती रही। कुत्तों को झुंड बनाने और लोगों पर हमला करने से रोकने के लिए केवल नपुंसकीकरण और टीकाकरण ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए और भी उपाय अपनाने की आवश्यकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट की बात की जा रही है, बजट और बुनियादी ढांचे की कमी भी देखी जा रही है, जिससे कि भ्रष्ट और अकुशल प्रथाओं का प्रसार हो रहा है और पारदर्शिता और निगरानी की अनुपस्थिति के कार्यान्वयन में चुनौती के कारण जो है वे कुत्तों की इस तरह की परिस्थिति का जिम्मेदार कहीं ना कहीं सिस्टम भी है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है विदेशी नस्लों के प्रति आकर्षण। वर्तमान समय में देखा जा रहा है हमारे समाज में कि लोग जितने भी विदेशी नस्ल के कुत्ते होते हैं उनसे ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और देसी नस्ल के कुत्तों पर खराब व्यवहार करते हैं। यह देसी नस्लों के साथ खराब व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। इससे पालतू जानवरों की दुकानों का व्यवसाय फलता फूलता जा रहा है। ठीक है, तो इसी में एक नियम हम लोग डिस्कस करेंगे, पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023। तो पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के अनुसार आवारा कुत्तों को पकड़ना, उसका टीकाकरण करना, उनकी नसबंदी करना और उन्हें वापस छोड़ देना आवश्यक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उन कुत्तों का क्रूरता को कम करना, ठीक है, और कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना। दोनों चीजों को ध्यान रखना है, क्रूरता को भी कम करना है और कुत्तों की आबादी को भी नियंत्रित करना है। तो नियमों का उद्देश्य जो है वो पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना है। तो ये कार्यक्रम जो है वो स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों और पंचायतों द्वारा संचालित किए जाने चाहिए।
तो एबीसी और रैबिज विरोधी कार्यक्रम इन निकायों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने चाहिए, जिससे कि मानव और कुत्ते के संबंध को बेहतर बनाया जा सके और नियम जो है वो जानवरों के हस्तांतरण के बिना मानव कुत्ते संघर्ष को हल करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएं। ठीक है, तो मनुष्यों और कुत्तों के बीच में संघर्ष को कम कैसे किया जा सकता है, तो प्रभावी रणनीति 2023 के एक नए एबीसी नियम के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा, एबीसी का मतलब होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल, पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन होगा। एक सक्रिय दृष्टिकोण जो है वो भारतीय कुत्तों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है। यदि प्रत्येक 100 लोगों में से एक व्यक्ति जो है वो सड़क से एक कुत्ते को गोद ले ले तो सड़कों पर कोई कुत्ता ही नहीं रहेगा। तो कुत्ते की देसी नस्ल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देसी कुत्तों की प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर होती है, ठीक है, रेसिस्टेंस सिस्टम बहुत बेहतर होता है और वे बहुत अच्छे पालतू जानवर होते हैं अगर तुलना किया जाए विदेशी नस्ल के कुत्तों से। ठीक है, तो सड़कों पर देसी कुत्तों की देखभाल करने वाले लोगों के महत्व को हमारी अदालतों ने भी पहचाना है और नए जो एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों में सामुदायिक कुत्तों की देखभाल करने वालों को उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि संघर्ष को कम करने के लिए हत्या शायद ही कोई प्रभावी या व्यवहारिक समाधान है और यह प्रतिकूल भी हो सकता है। तो खासकर भारत जैसे स्थान में पाई जाने वाली जटिल सामाजिक और पारिस्थितिकी स्थितियों में उन्मूलन अप्रत्याशित परिस्थिति परिवर्तन को ट्रिगर करके स्थिति को बढ़ा सकता है जो अवांछित हो सकता है। इसलिए जो है हमें सावधानी से मनुष्यों और कुत्तों के संबंध को बेहतर करना होगा और हमारे चल रहे शोध से पता चला है कि इसमें लोगों के लिए पोस्ट एक्सपोजर उपचार, जैसे ही कुत्ता अगर काट लेता है तो तुरंत जो अगर ब्लीडिंग होने लगता है तो तुरंत उपचार कराना चाहिए और एंटी रैबिज टीकाकरण तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करने जैसे उपाय शामिल है और लगातार जो है सरकार इसके लिए जागरूक भी कर रही है। तो संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए अपने इलाकों में नपुंसक, टीकाकृत और सामाजिककृत सड़क कुत्तों की आबादी पर रखरखाव की बात की जा रही है। तो इसी में राइटर के द्वारा निष्कर्ष में क्या कहा जाता है, तो ऐसी जटिलता के सामने हमारी ऊर्जाओं को विभिन्न प्रकार के संघर्षों के चालकों के बारे में हमारी समझ में सुधार के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए, न कि सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट मतलब होता है कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम को क्विक सॉल्यूशन ढूंढने के चक्कर में उसी को कहा जाता है कि सिल्वर बुलेट, ना कि सिल्वर बुलेट समाधानों पर निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, ये समस्या जो है वो गंभीर है, इसके लिए बहुत सावधानी पूर्वक योजना बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सिल्वर बुलेट याद रखिएगा कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम का क्विक सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो इस तरह के कार्य जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए जो स्वास्थ्य जो है वो समाज के निर्माण में शायद ही कभी सफल होते। इस तरह का जो विचार जो होता है सिल्वर बुलेट का वो ज्यादा सफल नहीं होता। इसलिए हमें बहुत ही योजना बनाकर सही तरीके से कार्य करना चाहिए जिससे मनुष्यों और कुत्तों का संबंध बेहतर बना रह सके, क्योंकि कुत्ता ही पहला जो जानवर है जिसे मानव ने पालतू बनाया था और सबसे ज्यादा विश्वासी भी होता है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है नोटिफाई नॉर्म्स टू मेक मूवीज एक्सेसिबल टू डिसेबल्ड पर्सन, जो खासकर अंधे हों या फिर बहरे हों, ठीक है, सुन नहीं सकते हैं, सुनने में अक्षम हो या फिर देखने में अक्षम हो, उन सभी लोगों के लिए जो भारत में फिल्में बनाई जा रही है वो एक्सेसिबल बनाने के लिए जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा जो है कुछ गाइडलाइंस लाए गए हैं जो कि 15 जुलाई से प्रभावी होंगे। तो क्या क्या गाइडलाइंस है हम लोग ध्यान ले लेते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रवण और दृष्टिबाधित के लिए फिल्मों को सुलभ बनाने के लिए दिशा निर्देशों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र को 15 जुलाई तक समय दिया है। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को 15 जुलाई तक समय दिया है। तो अदालत ने कहा कि पहुंच एक कानूनी अधिकार है, एक्सेसिबिलिटी जो है वो हर एक समुदाय के लिए एक कानूनी अधिकार है, उसी के रूप में लागू करने के योग्य है। और यहां तक कि निजी पक्ष जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जो फिल्म बनाने में प्रोड्यूसर्स होते हैं उसी की बात की जा रही है, तो निजी पक्षों को भी श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाने चाहिए। अदालत ने आगे भी कहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने श्रवण और दृश्य विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सिनेमा हॉल में पहुंच जो है वो, जैसे सिनेमा हॉल में, जैसे यहाँ पे एक फिगर में देख सकते हैं कि सिनेमा हॉल में पहुंचने के लिए जैसे वहाँ पे सीढ़ियाँ जो होती है इस तरह से बनाई जाती है कि वहाँ पे व्हील चेयर आसानी से जा सके। ठीक है, उसके बाद अंधे लोगों को पकड़ने के लिए सही तरीके से मानक बनाए हुए होने चाहिए। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि सिनेमा हॉलों में पहुंच जो है वो एक्सेसिबल किया जा सके, चाहे वो सुनने में अक्षम लोग हों या फिर देखने में अक्षम लोग हों, उनके प्रति मानक
सही तरीके से बनाया जाए, इसी का दिशा निर्देश दिया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, और इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि याचिका कैसे की गई, याचिका किसने की, इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट में। तो यहाँ पे अदालत का आदेश दृश्य और श्रवण बाधितों वाले 4 लोग, ये जो 4 लोग इसी कम्युनिटी से थे जो अंधे और बहरे थे, ठीक है, उन्होंने ही ये याचिका किया था कि हमें भी फिल्में देखने का अधिकार है, हमारे लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, हमारे लिए भी मानकों को सही तरीके से सुदृढ़ किया जाए। तो जिन्होंने फिल्मों को उनके लिए सुलभ बनाने के लिए निर्देश मांगे थे। तो याचिकाकर्ता का क्या तर्क था कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, तो ये ध्यान रखिएगा, इसी कहा जाता है RPWD, मतलब कि राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज अधिनियम के तहत विकलांगता व्यक्तियों के लिए विभिन्न अधिकारों को मान्यता दी गई है। लेकिन भारत में रिलीज होने वाली अधिकांश फिल्में 5 से अधिक बार कानून लागू होने के बावजूद, ये कानून कई बार लागू किए गए हैं खासकर विकलांग व्यक्तियों के लिए, फिर भी जो है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है, अभी भी इनके अनुसार जो है फिल्मों को देखने और समझने के लिए एक्सेसिबल नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो उसी में कहा जाता है I&B मिनिस्ट्री के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, कि सभी फिल्मों में ऑडियो विवरण, अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि नीचे जो है कैप्शन लिख के आता है, ठीक है, तो ऑडियो विवरण और उपशीर्षक, उसी को कैप्शन कहा जाता है, का उपयोग करने के लिए अक्टूबर 2019 में, यह भी ध्यान रखिएगा कि कैप्शन कब से निर्देशित किया गया था, तो अक्टूबर 2019 में फिल्म निर्माता संघ और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, उसी को कहा जाता है CBFC, को विभिन्न दिशा निर्देश जारी किया गया था। तो ये मेनली जो आर्टिकल था कि डिसेबल पर्सन्स के लिए जो है भारतीय फिल्मों को एक्सेसिबल बनाया जाए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, जैसे राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट कब से शुरू हुआ, जैसे कि 19 अप्रैल 2017 से ये लागू हो गया, ठीक है, और 2016 में लाया गया था। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, जैसे कैप्शंस लाए गए 2019 में, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, GEM में ऑफर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, कुछ अपग्रेड किए जा रहे हैं। GEM का मतलब जो होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यहाँ से जो होता है एक ऑफिशियल, यहाँ जो होता है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्लान टू सीक द सेंटर्स अप्रूवल टू इनेबल, यहाँ पे यही प्लान किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाए टू इनेबल वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी इनेबल किया जा सके फॉर कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स टू ऑल्सो बी बीड आउट थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म विद ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे मेनली जो है वो पारदर्शिता को लाने के लिए इस तरह के अपडेशन किए जा रहे हैं। इसी में आगे कहा जाता है कि जो GEM है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसी ने केंद्र की मंजूरी लेने की योजना बनाई है ताकि निर्माण परियोजनाओं के लिए कार्य अनुबंधों को भी पारदर्शी निगरानी तंत्र के साथ प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोली लगाने में सक्षम बनाया जा सके, जिसका उपयोग अब महत्वपूर्ण रक्षा खरीद, डिफेंस के लिए जरूरी सामानों से लेकर विमान को किराया पर लेने और चुनाव के लिए आवश्यक सामग्री की छपाई जैसी सेवाओं के लिए भी अब GEM का उपयोग किया जाने लगा है। तो अपग्रेड क्यों किया जा रहा है, तो नियोजित अपग्रेड में एक खुले एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, उसी को कहा जाता है API आर्किटेक्ट पर स्विच करने के लिए इसके ऑनलाइन इंटरफेस का पुनरुद्धार शामिल है, ठीक है। पुनरुद्धार का मतलब होता है क्या, तो रीस्टोरेशन, जो व्यक्तिगत विभागों, राज्यों और स्थानीय निकायों को बहुभाषी इंटरफेस, विभिन्न प्रकार के भाषाएं उपलब्ध हो जाती है, जो जिस राज्य का है, जिसका मदर टंग अलग है, वो अपना भाषा चुन सकता है स्वेच्छा से। तो बहुभाषी इंटरफेस और स्थानीय के लिए लचीलेपन के साथ अनुकूलित, मतलब कि जितने भी लोकल लोग हैं अपने लोकल लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं जेम का उपयोग करने के लिए, जेम ऐप का, ठीक है। तो अनुकूलित नियम जो है वो माइक्रो प्रोक्योरमेंट पोर्टल बनाने की अनुमति देगा। तो ये जो GEM है वो 2016 में लॉन्च किया गया था। तो GEM प्लेटफॉर्म जो है वो 12,000 से अधिक उत्पाद और 320 सेवा श्रेणियों की पेशकश करता है, जो आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकार के विभागों द्वारा मांगे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ही मिल है जेम, PSUs के लिए भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ तक कि 90,000 ग्राम पंचायतों को भी खरीदार के रूप में शामिल किया गया है। 90,000 ग्राम पंचायतों को भी खरीदार के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि गुरुवार शाम को भारतीय स्टेट बैंक के लगभग यहाँ पे कितनी खरीद की गई जेम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो भारतीय स्टेट बैंक के लगभग
400 करोड़ के सेवा खरीदने का आदेश ने इस वर्ष जीईएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई खरीद के कुल सकल व्यापारिक मूल्य को 4 लाख करोड़ से अधिक कर दिया है। ठीक है, इस वर्ष जो है सिर्फ 4 लाख करोड़ का खरीद हुआ है जेम प्लेटफॉर्म से, जो 2022-23 की दर्ज किए गए 2.01 लाख करोड़ से लगभग दोगुना है। ठीक है, एक साल में ही दोगुना खरीद किया गया है खास के जीईएम प्लेटफॉर्म से। तो यदि परियोजनाओं के लिए जीईएम की अनुमति दी जाती है तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर ये जो नई परियोजनाओं के लिए पारदर्शिता लाने के लिए अगर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाएंगे खास के बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, अगर यहीं से बिडिंग की जाती है इसी प्लेटफॉर्म से तो पारदर्शिता आएगी। तो केरल में एक ठेकेदार राजस्थान में काम करने के लिए बोली लगा सकता है। ठीक है, इससे और ज्यादा पारदर्शिता आएगी, और ज्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और जैसे ज्यादा प्लेयर इन्वॉल्व होंगे तो वहां पे डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे शामिल होंगे और परियोजना की प्रगति की ऑनलाइन निगरानी की जा सकती है। तो जीईएम सीईओ ने कहा है कि माइलस्टोन से जुड़े भुगतान भी जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, तो उसका ब्यौरा भी रखने में आसानी होगी। जो ठेकेदारों को अधिकारियों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, उससे बच सकेंगे, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसके बाद प्रबंधन सुविधाओं को भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो इतने फायदे हैं, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा जो नए अपडेशन किए जा रहे हैं जीईएम प्लेटफॉर्म में। तो पिछले साल तक जेम खरीद में उत्पादों का दबदबा था, लेकिन अब जो है पहले जो था उत्पादों का दबदबा था, अब जो है वो व्यापारिक मूल्यों का 49% हिस्सा हो गया है। तो इसी में कहा जाता है कि रक्षा मंत्रालय खरीद अकेले ही इस साल जो है वो 50,000 करोड़ रुपए की हुई थी। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल कि जेम को अपडेट करने से क्या फायदे होंगे। ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी में सारे पॉइंट्स है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हो, अधिकारियों के पीछे नहीं भाग सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ठेकेदार भी बिडिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सही तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट का प्रबंधन भी किया जाएगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसे हम लोग लगातार जो है फंडामेंटल राइट्स में हम लोग जो ध्यान देने की आवश्यकता है, आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 19, 21 सबको याद रहता है, 22 ध्यान दीजिएगा, 20 ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स है। तो उसी समय एक जो है ये आर्टिकल 22 का है। ठीक है, तो निवारक निरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला जो ऑप्शन है, निवारक हिरासत उन व्यक्तियों के लिए सजा का एक रूप है जिन्होंने अपराध किया है। दूसरा जो है, निवारक निरोध का उपयोग मुख्य रूप से अपराधियों के पुनर्वास के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। सी ऑप्शन है, निवारक निरोध अधिकारियों को भविष्य में होने वाले नुकसान या अपराधों को रोकने के लिए बिना किसी मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। और चौथा जो ऑप्शन है, निवारक हिरासत पूरी तरह से प्रतिरोध सिद्धांत के पर आधारित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 22 में ये दिया गया है। तो निवारक निरोध अधिकारियों को भविष्य में होने वाले नुकसान या अपराधों को रोकने के लिए बिना किसी मुकदमे के व्यक्ति को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। तो भारत में संविधान का अनुच्छेद 22 ऐसे कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है। ठीक है, तो निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा मुकदमे या दोष सिद्धि के बिना हिरासत में रखना शामिल है, जिसका उद्देश्य पिछले अपराधों को दंडित करने के बजाय भविष्य के अपराधों को रोकना है। ठीक है, जैसे कि किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ गुंडे लोग हैं या फिर कुछ धर्म के बहुत बड़े जानकार हैं, ठीक है, पुजारी हैं, तो जो भ्रमित कर सकते हैं या फिर जो किसी समाज की विचारधारा को प्रभावित कर सकते हैं, अगर उनके कारण वहां पे संघर्ष हो सकता है, मौलवी हो, ठीक है, तो इन सभी को जो है, मान लीजिए चुनाव होने वाला है, पूजा होने वाला है, तो उस समय जो है इन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, बस आने वाले भविष्य में कोई संघर्ष ना हो, इसी की सुरक्षा के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल है? तो इसमें जो होगा डी हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा, ये सी है और ये ए है, ILO और IHD, ये दोनों जो है वो संयुक्त रूप से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को प्रकाशित किए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है?
तो ये जारी किया गया है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा, ठीक है। अंकटाड द्वारा जारी किया गया 2023 में सेवा निर्यात में 14% की वृद्धि हुई है, ठीक है, और भारत से माल निर्यात में 6% की गिरावट हुई है। तो इसी में लाल सागर, काला सागर आदि में शिपिंग व्यवधान को भी शामिल किया गया है, जैसे लॉजिस्टिक चुनौतियों की चेतावनी, जिससे कि लागत और आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हुई। तो ये सारी चीजें जो है इसी रिपोर्ट में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, पोएम 3 शब्द की चर्चा किसके संदर्भ में की जाती है? तो यह मुख्यतः जो है वो इसरो द्वारा किए गए कुछ कक्षीय प्रयोग हैं, उसी को कहा जाता है पोएम 3। इसको विस्तार से देख लेते हैं। तो इसरो ने अपने PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 3, ये याद रखिएगा, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स 3 के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो कक्ष में कोई मलबा छोड़े बिना, यहाँ पे जो कक्ष में कोई भी मलबा छोड़े बिना पृथ्वी के वायुमंडल में सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन के बाद इस उपलब्धि को इसरो ने एक और मील का पत्थर कहा। तो इस ऑपरेशन में PSLV के अंतिम चरण को पोएम 3 में परिवर्तित करना और इसे 650 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक डी ऑर्बिट करना भी शामिल है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पोएम 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये जो है वो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें बताइएगा कि कितने जो कंट्रीज हैं वो आसियान के सदस्य हैं। ब्रुनोई हो गया, चीन हो गया, फिलीपींस हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 ही जो है वो आसियान के सदस्य हैं, जैसे ब्रुनई हो गया, चीन तो है नहीं, ठीक है, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, चीन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं फिगर में, ये जो 10 सदस्य हैं आसियान के, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन संकल्प। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत और कार्यान्वयन किया जाता है किसके द्वारा? ये किया जाता है भारतीय नौसेना के द्वारा, ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, अदन की खाड़ी, अरब सागर, सोमालिया के पूर्वी तट पर पिछले 100 दिनों से लगभग भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के माध्यम से भारत के समुद्री हितों की रक्षा की है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अदन की खाड़ी, अरब सागर और सोमालिया के पूर्वी तट पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेकांग नदी किस किस देश से होकर गुजरती है? तो ये जो हो जाएगा सभी देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, जैसे चीन हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया। इसको फिगर में देख सकते हैं, मेकांग चीन से निकलती है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भाग जो है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और लास्ट में वियतनाम, ठीक है। उसके बाद साउथ चाइना सी में चली जाती है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कितने राष्ट्र जो हैं वो वियतनाम के साथ अपना सीमा साझा करते हैं? चीन हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो होंगे 3 ही जो कंट्री हैं वो वियतनाम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन 3 कंट्री हैं इसको हम लोग फिगर में देख सकते हैं। जैसे ये वियतनाम है, इसके उत्तर में चाइना है, ठीक है। उसके बाद लाओस, थाईलैंड जो है कभी भी वियतनाम के साथ अपना बॉर्डर टच नहीं करता, इसलिए यहाँ पे थाईलैंड कभी नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे। कंबोडिया यहाँ पे टच करता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो वियतनाम है, ठीक है। और ये जो है मेकांग रिवर, जिसको अभी हम लोगों ने देखा पिछले क्वेश्चन में। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।